हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज आपके सामने हम टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं। तो जल्दी से हमारे साथ आज के क्लास में एकदम जुड़ जाइए, फटाफट एकदम तैयार हो जाइए, एलगार हो जाए, जय जयकार हो जाए बच्चा। अभी से अपने आप को पूरा एकदम एनर्जी स्टोर करके रखेंगे और एग्जामिनेशन में जाके सारा एनर्जी को प्रोड्यूस कर देना है ना। यानी ताकि आपका एग्जामिनेशन है जो बहुत अच्छे तरीके से जाए, है ना। और इस क्लास को जरूर शेयर करने का, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हम लोग का एनर्जी लेवल जो है ना काफ़ी उच्च स्तर तक तक जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप क्लास को शेयर कर देंगे, है ना। ये VVI शॉर्ट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन 2023 के लिए है ना। और देखेंगे इन्हीं तरह का प्रश्न जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आता है बच्चों। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे आप जो भी आपका मॉडल पेपर है या भी आप कहीं पढ़े हो वहाँ भी देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने के पहले एक और सूचना दे दे आप लोग को कि जो बच्चे 2023 की बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं बच्चों, है ना, उनके लिए बिल्कुल अभी है ना हमारा स्पेशल ऑफर का बैच लॉन्च चल रहा है। और पूरे 6 विषयों की तैयारी जो है ना, पूरे 6 विषयों की तैयारी जो है वो चल रही है। ठीक है, और जो आप यदि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे हमारा जो है ना, नीचे स्क्रॉल चल रहा होगा, फटाफट फोन उठाने का और फटाफट फोन मिलाने का और हमारे साथ जुड़ने का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को जरा शेयर करेंगे। और देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने वाला है ना। ये देखिए हमारे टीम की ओर से ये तैयार किया हुआ है ना। चलिए, तो आगे बढ़े बच्चों, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखने वाले हैं, है ना। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखने वाले हैं हम। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन दिलचस्प क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। क्रिस्टलीय ठोस आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे। तो कहता है कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन की व्यवस्था नियमित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो होती है ना, हमारे जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं, वह नियमित ढंग से व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये पहला हाईलाइटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें, है ना। सेल स्थिरांक को परिभाषित करें, तो देखिए क्या कहता है। कहता है बच्चों, किसी सेल के दो समानांतर हमारा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और, है ना, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है बच्चा, है ना। बड़ा बेहतरीन ये कंसेप्ट है कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करे। दिस इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन बच्चों, है ना। तो इसको जरूर याद रखेंगे कि किसी सेल के दो समानांतर, है ना, आ, हमारा इलेक्ट्रोड होना चाहिए यहाँ पे, है ना। दो समानांतर इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक है बच्चा। ठीक है, क्या है जरा उस पर गौर करेंगे। कहता राउल्ट का नियम क्या है। दिस इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, है ना। ये राउल्ट का नियम जी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, राउल्ट का नियम। ठीक है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसी पर हम बात करने वाले हैं बच्चों। ओके, चलिए बच्चों, है ना, तो जल्दी से फटाफट सभी प्रश्नों का आ, वो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्या कहता है ना। कहता है
कि फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्प दाब के घटक के बीच आंशिक वाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, को हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर, इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे कि फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोगों के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के बीच आंशिक वाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक, ठीक है। क्लास अच्छा लगे तो सरेस लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर ठोकना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना। और ये चौथा नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्यों? कांच जो है ना एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्यों, है ना। देखिए इसका कंसेप्ट बिल्कुल साफ साफ है। कहता है ना कि इसका गुण जो है ना द्रव के समान होता है, यानी कांच का जो गुण होता है वह द्रव के समान होता है। इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है ना, प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है, पर उसके बहने की गति मंद होती है। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिशील द्रव कहा जाता है ना। और इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे को कांच का ऊपरी भाग पतला और नीचे पेंदे का भाग मोटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण हमारा जो कांच होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आप लोग पढ़े होंगे, बखूबी से समझ भी हो रहे होंगे। ठीक है, इसलिए जल्दी से फटाफट सभी प्रश्नों को एकदम नोट करने का जी, है ना। चलिए बच्चा, देर न करते हुए अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न है। कहता है आदर्श विलयन को परिभाषित करें, है ना। आदर्श विलयन को परिभाषित करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है? कहता है वैसा विलयन जो सभी तापों और दाबों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि हमारा आदर्श विलयन वह विलयन है जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है, हमारा आदर्श विलयन कहलाता है बच्चा। तो फटाफट इसको अपने कलम कॉपी उठाने का, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देने का। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट करेंगे कि हमारा आदर्श विलयन क्या है। तो वैसा विलयन जो सभी तापों और एवं दाबों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, हमारा आदर्श विलयन कहलाता है जी। ओके, नाउ वी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एकदम गर्दा उड़ा देना है बच्चों, एकदम याद रखिए कि एकदम इस बार जो है ना मिशन एकदम 95 पार तो पार साल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है ना। आप लोग पढ़े होंगे अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है ना। तो कहता है किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है बच्चा। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी आदर्श विलयन हो या तनु विलयन में, उसमें विलय यानी कि सॉलिड के जो अणुओं की जो संख्या होती है ना, कणों की जो संख्या होती है ना, कणों की संख्या जो होती है, और उसी को हम अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कहता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है एक अर्ध सेल में, है ना, 298 केल्विन ताप पर 1 मोल सांद्रता के धातु आयन को का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है ना। याद रखेंगे, कहता है कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल सांद्रता के धातु आयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है बच्चा। ये भी आपका है ना टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, जो आपके एग्जामिनेशन में के लिए काफी इसेंशियल। ओके, चलिए 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बच्चा, है ना, कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को लिखें, है ना। बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है इसका। ओके, कहता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। तो नियम क्या है जरा समझने का,
कहता है किसी विद्युत अपघटय में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे ने संबंध दिया, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटय कहते हैं, का नियम कहते हैं जी, है ना। तो ये भी हमारा टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है कि फैराडे के विद्युत अपघटय के नियम को लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। और 9वां नंबर सवाल देखिए हमारे सामने आपको है कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में क्या अंतर है। ये भी बड़ी काफी बेहतरीन क्वेश्चन माना गया है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कहता है फ्रैंकल दोष, है ना। तो कहता है वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। जबकि शॉर्टकी दोष क्या होता है, कहता है वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है ना, उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट हाईलाइटेड आपका ये शॉर्ट प्रश्न है। ओके, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, है ना। और 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता है विद्युत रासायनिक शेल को परिभाषित करें, है ना। विद्युत रासायनिक शेल को परिभाषित करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा एग्जामिनेशन के लिए, है ना। क्या भाई, तो 10वां नंबर सवाल, विद्युत रासायनिक शेल को परिभाषित करें। कहता है वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है ना। और इसको सर्वप्रथम गैल्वेनो और बोल्ट ने खोजा था, और इन्हीं के नाम पर सेल को गैल्वेनो या बोल्टियर सेल कहा जाता है ना। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दे विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है जी। ओके, चलिए नाउ बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा, है ना, हमारा 11वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, हाँ, जरा बताने का कहता है पराशरण को परिभाषित करें, है ना। पराशरण को क्या करें, तो परिभाषित करें, पराशरण को परिभाषित करें। ठीक है, तो ये सभी आपका टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है बच्चा। ठीक है, टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, जरा जवाब देने का। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए हमारा ये पराशरण दाब क्या है ना। पराशरण को परिभाषित करें, कहता है वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक को विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, उसे हम पराशरण कहते हैं ना। मुख्य पॉइंट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, उसे हम पराशरण कहते हैं जी, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, पराशरण कहते हैं बच्चों। ओके, तो ये भी आपका मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन में से एक है, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल है बच्चा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर सवाल, कहता है बच्चा लवन सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखे, है ना। लवन सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखे। तो कहता है बच्चों कि लवन सेतु प्रतिलेमिक, है ना, यू आकार की कांच की एक नली होती है जो दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है, और इसमें अक्रिय वैद्युत अपघटय जैसे पोटेशियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या ना कि लवन सेतु क्या है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ओके, चलिए, है ना। यदि हमारे क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि देखिए अभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ शॉर्ट प्रश्न भी आपके अच्छे मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में तो शॉर्ट क्वेश्चन पर भी बच्चों कमांड होनी चाहिए, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ। ओके, चलिए, तो 12वां नंबर सवाल हो गया बच्चा। अब देखिए हम 13वें नंबर सवाल पे आते हैं। कहता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है बच्चों, है ना। बड़ा ये भी बेहतरीन सवाल है
कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो कहता है किसी वैद्युत अपघटय में, है ना, एम्पियर विद्युत धारा या कूलम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है ना। कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है बच्चों, कहता है किसी विद्युत अपघटय में एम्पेयर विद्युत धारा या फिर कूलम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है जी, है ना। चलिए, है ना, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है बच्चों कि आप अर्ध पारागम्य झिल्ली क्या है ना। अर्ध पारागम्य झिल्ली क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि वैसी झिल्ली, है ना, वैसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं अर्ध पारागम्य झिल्ली कहलाता है ना। कि वैसा झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं, है ना, अर्ध पारागम्य झिल्ली कहलाता है जी। ओके, तो ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है वीवीआई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बाबू, है ना, तो क्या कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, जरा इसको समझने का, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या कहता है 15 नंबर सवाल कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को सांद्रता की घात शून्य के बराबर होता है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है ना। जिसमें अभिकारक यानी कि जो रिएक्शन में भाग लेता है उस पर घात यदि शून्य होता है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है जी, है ना। चलिए 16 नंबर सवाल, ठीक है। 16 नंबर सवाल कहता है नर्स समीकरण क्या है ना। नर्स समीकरण क्या है उस पर जरा हम विचार करने वाले हैं कि नर्स समीकरण क्या है। कहता किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड विभव ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो नर्स समीकरण, है ना, से की सहायता से ज्ञात किया जाता है बच्चों। ओके, चलिए अब क्या है मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन देखिए, आपका वीवीआई भी लगा हुआ है इस क्वेश्चन में कि टिंडल प्रभाव क्या है ना। ये मोस्ट टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है कि टिंडल प्रभाव किसे कहा गया है। तो कहता है बच्चों इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। इसके अनुसार कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है ना। यानी इसके अनुसार कोलाइड विलियन द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, स्केटरिंग होता है ना, उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। कहता है जब कोलाइड विलियन में प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है, स्केटर हो जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं जी। और ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है बच्चा, इसको भी फटाफट अपने कॉपी में उठाने का और फटाफट नोट करने का, सभी एकदम एग्जाम के लिए एसेंशियल है बच्चा। और सभी जो है देखिएगा एकदम ये क्वेश्चन में आग लगा देगा, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे बच्चों, ठीक है। कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 18वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 18वां नंबर सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कहता है वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करें, वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करें, ठीक है। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। कहता है कि अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वो हमारा वैद्युत संयोजकता कहलाता है जी, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा बच्चों, है ना, इस बात को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि वैद्युत संयोजकता को परिभाषित कैसे करें, है ना। 19वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता बच्चों O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है क्यों, है ना। तो कहता है कि O2 का बंधन जो है ना O2 प्लस के अपेक्षाकृत अधिक होता है ना।
यही कारण है कि O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है जी। इस बात को याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है कि लिगेंड्स को परिभाषित करें। कहता है वैसा अणु या आयन जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निर्जन युग्म उपस्थित रहता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, लिगेंड्स कहलाता है ना। यानी कि लिगेंड्स के पास जो है ना एक इलेक्ट्रॉन निर्जन युग्म पेयर उपस्थित होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है इसमें, तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, वो हमारा लिगेंड्स कहलाता है जी। ओके, चलिए देर न करते हुए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 21वें नंबर सवाल पे। कहता है बच्चा कि हमारा डायलिसिस क्या है ना। ये डायलिसिस की जो क्रिया है ये हमारा क्या है ना। तो कहता है बच्चों कि यह कोलाइडी घोल को अशुद्ध से शुद्ध करने की विधि है। कोलाइडी घोल में अशुद्धि के रूप में हमारा क्रिस्टल वाइट के जो कण हो सकते हैं उन्हें हटाने की क्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है ना। उसे हटाने की क्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है। ओके, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस 22वें नंबर सवाल को जरा देखा जाए। 22वें नंबर सवाल को देखा जाए, कहता है बर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत क्या है जी, है ना। बर्नर का उप सहसंयोजक, है ना, बर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत क्या है। तो कहता है बच्चों कि 1853 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नर ने उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण से संबंधित एक नियम को प्रतिपादन किया जिसे बर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, चलिए, है ना। बाकी तो आप लोग जानते हैं इस 23 नंबर में कि HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर याद करें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सभी जानते होंगे, है ना। क्लोरीन जिसका निकालना होता है उसको X ले लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए आपको मालूम है कि एक होता है, क्लोरीन एक है इसलिए X, और ऑक्सीजन के एक के लिए दो, तो ये 4 बराबर 0, है ना। तो x माइनस 7 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो +7 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और बच्चों यदि हमसे आप संपर्क करना चाहते हो, है ना, तो फटाफट फ़ोन उठाने का, है ना, और इस नंबर पे कॉल करने का, ठीक है। और यदि आपको नोट्स चाहिए, है ना, कि बहुत सारे बच्चे लोग के पास जो है ना खुद परेशानी होती है, वो हमारे इस नंबर पे या फिर नीचे जो स्क्रॉल चल रहा होगा ना उस स्क्रॉल से पर नंबर लगाने का, फटाफट फोन करने का। और यदि आप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स में जुड़िए, यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन 24वें नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम, ठीक है। कि देखिए क्या है, कहता है प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है ना। प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है बच्चा। तो कहता है बच्चों इसकी जानकारी सर्वप्रथम तिग्विक ने दिया और जटिल यौगिकों के केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। जरा एक बार समझने का, कहता है जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके केंद्र में जो धातु होते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को हम प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं जी। तो ये भी दिस इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है बच्चा, है ना। सारे क्वेश्चन को जो हमने गेस किया है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इसेंशियल है बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25वां नंबर सवाल को देखा जाए। देखिए 25वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है बच्चों कि ब्राउनी गति क्या है ना। इस ब्राउनी गति क्या है, जरा इस पर ध्यान देने का। तो कहता है बच्चों इस गति का सर्वप्रथम अध्ययन राउट ब्राउन ने किया था। इसके अनुसार कोलाइडी विलयन में कोलाइडी ऊर्जा का निरंतर अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, है ना। यानी कि जिगजैग डायरेक्शन में हमारा कोलाइडी कण का जो मोशन होता है, जो गति होता है ना, उसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं जी, ठीक है। चलिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर, कहता है पेप्टीकरण को परिभाषित करें। तो कहता है कि किसी जाते अवक्षेप को विद्युत अपकटय की थोड़ी सी मात्रा, है ना, की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर
कोलाइडी बनाने के विधि को पेप्टिकरण कहते हैं और पेप्टिकरण के लिए पदार्थ का यूज किया जाता है वह पेप्टी है ना। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा हो गया 26 नंबर सवाल बच्चा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं कि ताप गुणांक को परिभाषित करें। तो कहता है किसी अभिक्रिया को 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर मापे गए वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहा जाता है। ठीक है, और ताप गुणांक बराबर है ना, केल्विन में रखिए तो प्लस माइनस 10 केल्विन होता है ना, प्लस माइनस 10 केल्विन होता है, प्लस 10 केल्विन या माइनस 10 केल्विन होता है जी, ना याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल कहता है वैद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित करें। तो कहता है बच्चों कि वैसा सेल जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। और यह 2 इलेक्ट्रोड का बना होता है जी, है ना, यह 2 इलेक्ट्रोड का बना होता है, उसे हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इसेंशियल है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और बहुत सारे अभी क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, जरा इस पर विचार करने का कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। अभी जस्ट हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़े थे, इसमें क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के शांतरण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कोलरास का नियम क्या है। कहता है कोलरास ने 1876 ईस्वी में लवणों के ऐसे युग्म के अति अणु विलयन के मोलर चालकत्व का अध्ययन किया जिसमें एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ होता है ना। इसलिए इसे हम कोलरास का नियम कहते हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 31 नंबर सवाल को देखते हैं कि उल्टा परासरण क्या है। उल्टा परासरण क्या है जी, जरा उस पर हम बात करेंगे बच्चों। कहता है बच्चों कि यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्ध पारगम झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड क्या है। कोलाइड क्या है, कहता है वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, कोलाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये देखिए मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है बच्चा, टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है बच्चा। ये कहता है क्रांतिक ताप को परिभाषित करें, है ना। कौन सा ताप बच्चों, तो क्रांतिक ताप को परिभाषित करें। कहता है वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जाता है, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों ना हो, क्रांतिक ताप कहलाता है जी। ये दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन में से एक से बच्चा कि क्रांति ताप क्या है ना, क्रांति ताप क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। यदि हमारा क्लास अच्छा लगे तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। आपके लिए बहुत सारे अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं सभी विषयों में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो। ओके, चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया जी, है ना। इसमें एक क्वेश्चन को और जरा देखते हैं। ठीक है, कहता है बच्चों कि प्रगलन को परिभाषित कीजिए। तो कहता है कि भर्जित या निष्पादित अयस्कों के उपचायक की उपस्थिति में धातु में परिवर्तित किया जाना, है ना, यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है ना फेरिक ऑक्साइड जो है ना, कार्बन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो लोहा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यही बात को समझना है कि निष्पादित अयस्कों के उपचायक की उपस्थिति में धातु में परिवर्तित होना की क्रिया जो है ना, हमारा क्या कहलाता है, तो प्रगलन कहलाता है बच्चों, है ना। क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे, है ना। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो हमारा हेल्पलाइन नंबर ये है ना। हमारा ये हेल्पलाइन नंबर ये है। और बताइएगा कि आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा। ठीक है। एक चीज और कहना चाहेंगे, ठीक है, कि जो बच्चे है ना बिल्कुल एकदम मोर देन 95% लाना चाहते हैं, जिन्हें किन्हीं भी विषय में परेशानी हो रही हो, तो हमारे साथ इस द्रोणाचार्य बैच में पूरे है ना 1 ईयर के लिए 2500 रुपया में पूरे 6 विषयों की तैयारी है ना। पूरे 6 विषयों की तैयारी, पूरे क्या ना, पूरे 6 विषयों की तैयारी, 6 विषयों की तैयारी कराई जा रही है। फटाफट आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल चल रहा होगा है ना, वहां पे जाने का, फटाफट फोन करने का, फटाफट घुमाने का जी। ओके, तो चलते हैं बच्चों, है ना। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को देते हैं कि आपके एग्जाम काफी अच्छे से जाए। आप लोग पूरा एनर्जी स्टोर रखिए अभी से, और जाके एकदम एग्जामिनेशन में ब्लास्ट कर जाना है। चूंकि क्यों पता है, तू लोग एटम बम है बच्चा, कहाँ फूटोगे कहना मुश्किल है, लेकिन अपनी एनर्जी को पूरी तरह से स्टोर करके अभी से रखो, और एकदम आत्मविश्वास को एकदम डिगाओ नहीं, लबरेज रहो। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।